हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरालीगल स्टडी। BPAC 108 जो हमारा कोर्स है, पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इसकी फिफ्थ यूनिट हम देखते हैं, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बजट एंड बजट साइकिल इन इंडिया। देखो, इस जो यूनिट में अगर सिंपल सी सबसे पहले हम बात करें इंट्रोडक्शंस के रूप में, तो इंट्रोडक्शन क्या आएगा? देखो, कोई भी मीन्स गवर्नमेंट फंक्शंस, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स will fail and carry no meaning without adequate budgetary provision। कि अगर सरकारें अपना बजट का प्रोविज़न जो है वो नहीं बनाएंगी तो आप कोई भी पॉलिसीज़ बना लीजिए, कितने भी आप प्रोग्राम्स बना लीजिए, वो फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए सिंपल सी मैं बात करूँ तो यहाँ पे कि जो बजट के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, अपना रेवेन्यू कितना आया, फिर उस पैसे को जो रेवेन्यू आया उसमें कितना कहाँ पे खर्च करना है, कौन से डिपार्टमेंट को देना है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बजट के थ्रू ही की जाती हैं। So budget is one of the most important device of the financial administration। तो बजट जो है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डिवाइस होता है जिसके तहत सरकारें क्या करती है, पूरा रेगुलेट करती है फाइनेंस को, मनी मैटर, मॉनेटरी जो है हमारा पैसे को, उसका पूरे को रेगुलेट करने का काम बजट के थ्रू ही किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि देखो सरकार हमारे यहाँ पे इंडिया जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है, तो सरकार की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। जैसे सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर होता है, सरकार की अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, भाई पॉवर्टी को रिड्यूस करना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, सोशल स्कीम्स को जारी करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो उन सब में आपको मनी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो बजट के थ्रू ही की जाती हैं। तो ये बेसिक आपको इंट्रोडक्शंस में ये सब चीज़ें लिखनी है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं कि देखो, जो नोट्स जब आप लेते हैं ना, तो ऐसे डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स के पास भी नोट्स हैं वो क्या करेंगे, जैसे जो डायग्राम्स हैं, आपको पता होगा नोट्स में काफ़ी जगह पे मैं ऐसे डायग्राम्स बना के देता हूँ। तो इस तरीके से भी आप अपने वहाँ पे एग्ज़ाम में ऐसे डायग्राम बना के और प्रॉपर इतना ऐसे इस सेंस में भी लिख सकते हैं। तो इससे दो फ़ायदे होंगे, आपके जो एक आंसर जो स्टाइल है वो काफ़ी क्रिएटिव भी दिखेगा, और दूसरा टीचर जो है ना वो जो स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें देखेगा, यूनिकनेस आपके जब आंसर शीट में दिखेगी तो नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो आप लेक्चर को बस ध्यान से सुने और ऐसे नोट्स को रिवाइज करके आप उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, मैं आपको बता दूं कि आपको नोट्स अगर चाहिए बिल्कुल क्रीम फॉर्म में, तो आप मुझे मैसेज करके नोट्स को बाई कर सकते हैं 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। तो ये सिंपल मैं आपको बता रहा था कि बजट जो है वो क्या है। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन हमने दे रखी है कि बजट इज़ द एस्टिमेटिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड कंटिन्यूसली इवेलुएटिंग एंड कंट्रोलिंग द सेम। तो उससे क्या होता है कि आप पहले इनकम और एक्सपेंडिचर को पूरा एस्टिमेट करोगे और प्रॉपर एफिशिएंट रूप में उस चीज़ को यूज़ करोगे। फिर है कि बजट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो उससे प्रॉपर प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प मिलती है। इसके अलावा जो है कॉस्ट और एक्सपेंसेस कि कौन सी किस किस जगह पे उसको हमें रिड्यूस करना है, कहाँ पे बढ़ावा देना है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। परफॉर्मेंस एवोल्यूशन देखने को मिलता है, कंपैरिजन हम कर पाते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अभी थोड़ा और, ये सब इंट्रोडक्शन का पार्ट है। बजट के कॉन्सेप्ट के रूप में अगर हम जाएं तो मैं 3 डेफिनेशन इसमें आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 100 जो 12 है, सॉरी, वो ये बोलता है कि हर एक साल जो लास्ट वर्किंग डे होगा ना फेब का, उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं वो क्या करेंगे, वो बजट को पेश करेंगे। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। तो इसमें 3 चीज़ें मैंने बताई, आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर। और जो प्रेजेंट करेगा वो कब करेगा? तो वर्किंग डे, जो फेब का, जो फरवरी का लास्ट जो वर्किंग डे होगा उस दिन। और ये जो बजट है वो कब से केम इनटू इफेक्ट, कब से लागू होता है? तो 1 अप्रैल से चालू हो जाता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। ये पहली चीज़। दूसरी, कौटिल्य जो हैं, जिनको चाणक्य भी बोलते हैं, उनकी बुक है अर्थशास्त्र। उसमें भी उन्होंने जो बजट का रेफरेंस दिया है उसमें उन्होंने ये बोला है कि जो स्टेट है, मीन्स जैसे जो राजा है, तो वो क्या करेगा, हर एक अपने प्लेसेस के रेवेन्यू को एस्टिमेट करेगा कि कितने एरिया से कितना रेवेन्यू आ रहा है, और वो रेवेन्यू के आधार पे जो ट्रेजरी है, मीन्स जैसे पहले राजा होता था, अभी आज के संदर्भ में बात करूँ तो गवर्नमेंट है, तो वो सारा पैसा जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, उस समय राजा अपने यहाँ खजाने में जो उनका आर्थिक जो
जो चीज़ें जो देख रेख करते थे वहाँ पे वो पैसा जाएगा और उसके बाद वो राजा अपने अपने हिसाब से यूज़ करेगा। तो वो जो कौटिल्य ने जो बोला जो राजा के संदर्भ, वो बस आज गवर्नमेंट के रूप में उसको कर दो, बाकी रेफरेंस वही है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो बुक है उसमें भी बजट के प्रोविजंस के बारे में उन्होंने बोला हुआ है। तो ये आपको लिखना है ये आंसर्स में, ठीक है। एक और चीज़ देखो, कई लोग ना ये बोलते हैं कि भाई ये जो चीज़ है सिंपल जो नोट्स के बारे में मैं कहूँ कि वो क्यों यूनिक हैं थोड़े, क्योंकि ये सब चीज़ें ना आप कुछ कुछ चीज़ें जैसे कौटिल्य के बारे में मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ रेफरेंस उसका नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इग्नू के मटेरियल में आपको ईजी फॉर्म में नहीं मिलेंगी, लेकिन जब हम आंसर लिखते हैं तो हमें थोड़ा क्रिएटिव लिखना होता है। तो इसीलिए जो नोट्स बनाए जाते हैं वो इग्नू का मटेरियल है उसको क्रीम फॉर्म में प्लस गूगल और अदर कुछ रिसोर्सेज का यूज़ करके वो नोट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको बस लेक्चर सुनना है और नोट्स को रिवाइज करना है, तो फिर इग्नू का मटेरियल तो आपको खोलने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दो रेफरेंस बताए मैंने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112, कौटिल्य के जो बुक है अर्थशास्त्र उसका रेफरेंस दिया। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स जो है उसमें भी उन्होंने बजट के बारे में बोला है, और क्या कहा है वहाँ पे कि बजट का मतलब है कि एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है जो एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के तहत सरकार जो है इस स्टेटमेंट को जारी करता है, और वो क्यों करता है, ताकि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर सकें। तो ये तीन जो संदर्भ हैं ये आप डाल लेंगे, और जो बेसिक और जो मैंने डेफिनेशंस बताई थी वो सब लिखेंगे, तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट जो है बजट का वो बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम चलें कि अब सिग्निफिकेंस क्या है भाई, कि बजट जो है उसकी क्या ज़रूरत है, तो सबसे पहले तो वही कि गवर्नमेंट जो है उसकी कुछ सोशल पॉलिटिकल और कुछ उसकी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं देश के प्रति, लोगों के प्रति। और वैसे भी इंडिया में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको पता है। सबसे बड़ा है कि सोशल इंक्लूजन, समाज में सभी लोगों को एक बेहतर जीवन देना, बेहतर उनको सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए सरकारें जो हैं वो क्या करती हैं, बजट का ही सहारा लेती हैं। तो ये एक सबसे पहला तो एक बेसिक हुआ। दूसरा, अगर प्रॉपर सीक्वेंस वाइज मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला उसका यूज़ है प्रॉपर रिसोर्सेज, पोल एलोकेशन। इसका मतलब क्या है कि जितना रिसोर्सेज संसाधन हमारे पास हैं, कितना रेवेन्यू आएगा, फिर उसको कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप दोगे, तो वो बेहतर उसका एलोकेशन तब हो पाएगा जब हम बजट बनाएंगे। बजट का प्रोविज़न हम नहीं रखेंगे तो एलोकेशन को भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो ये पहला फ़ायदा। दूसरा, इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई कोई भी सरकार है वो हर सरकार चाहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ट्रेड बढ़े, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़े, रोज़गार के अवसर बढ़ें। तो वो चीज़ें भी तभी हो पाएंगी जब बजट में आप ऐसे प्रोविज़न करोगे। क्यों? क्योंकि उसी के थ्रू सरकार को पता लगता है कि किस डिप कहाँ से पैसा आ रहा है, रेवेन्यू कितना आया, टैक्स जो है वो कितना आया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग अलग जो टाइप के टैक्स हैं उनसे पैसा कितना आया, टैक्स रेट बढ़ाना है या घटाना है, नए नए जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जो स्टार्टअप हैं उनको छूट देनी है, कितना उनको फ़ायदा देना है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए भी बजट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट है बिजनेस ऑफ ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड। बिजनेस के लिए, ट्रेड की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी बजट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डिवाइड, इसका क्या मतलब है, जैसे जो भी समाज में पीछे नीचे तबके के जो लोग हैं, गरीब रह गए, किसी कारण से पिछड़े रह गए, उनकी इकोनॉमी को, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकारें या तो पैसा देती है या फिर ऐसे कोई स्कीम देती है, जैसे अब इंश्योरेंस स्कीम भी हैं। इसके अलावा किसानों को भी कुछ जो पैसे हैं सरकारें प्रोवाइड कर, सब्सिडीज़ आपको पता है मिलती है किसानों को। जैसे ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं सरकारें अपने लेवल पे करने की कोशिश करती है, ताकि जिससे इकोनॉमिक जो डिवाइड है वो कम हो सके। ये एक उसका यूज़ हुआ। नेक्स्ट जो इसके सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ऑपरेट करने के लिए भी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, मीन्स जो ये पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो लोग जॉब करते हैं उन सब का जो पैसा वो सब कहाँ से आता है, ऑफ कोर्स वो बजट के थ्रू ही ये सब चीज़ें जो हैं वो इंश्योर की जाती हैं। तो ये सारे मैंने आपको बताएं फ्रेंड्स सिग्निफिकेंस के। तो सेम है यहाँ पे, जब आप थोड़ा इग्नू के मटेरियल में देखोगे तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन नोट्स में आप जब जाके देखोगे तो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट ये सब सारे इजी फॉर्म में वहाँ पे ये सिग्निफिकेंस मैंने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं कि सॉरी, फंक्शन ऑफ मेजर इंस्टीट्यूशन इन बजटरी प्रोसेस। जब बजट बनाया जाता है इस प्रोसेस में कौन कौन से मेजर इंस्टीट्यूशन का रोल है। भाई सबसे बड़ा रोल है पार्लियामेंट का, क्योंकि जो पार्लियामेंट में अगर मैं बात करूं कि जैसे दो हाउस होते हैं, आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा।
तो बजट से रिलेटेड जो प्रोविज़न है, मनी रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, मनी बिल जो आते हैं, उसमें लोकसभा का ज़्यादा रोल होता है, राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता। राज्यसभा में ज़रूर बिल जो है वो डिस्कशन होने के लिए जाएगा, लेकिन राज्यसभा उसको रोक नहीं सकता। अगर उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए वापस से लोकसभा में भेजा और लोकसभा से वही बिल वापस से फिर चला गया राज्यसभा में, तो राज्यसभा को पास करना ही होगा। तो मनी मैटर में राज्यसभा के पास पावर नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी जो चीज़ मैंने बताई कि पार्लियामेंट में जो बजट जो हम पेश का जब करते हैं, तो उसका जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप उसको मेंशन करेंगे, जहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि एनुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो दोनों हाउसेस के आगे रखी जाएगी, और वो बजट की फॉर्म में ही रखी जाती है। दूसरा जो है वो है नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशन, वो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में बात करूँ तो सबसे बड़ा जो रोल है यहाँ पे बजट के केस में, वो है फाइनेंस मिनिस्टर का रोल, क्योंकि वह जब बिल्कुल पायलट की तरह काम करते हैं। तो बजट जो है उसको पेश करना, उसका सारा जो लेखा जोखा वो फाइनेंस मिनिस्टर के हाथों ही होता है। और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स जो मैं कहूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, पीएम हैं, वो भी, उनका तो इम्पोर्टेंट रोल है ही। तो ये आएंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के रूप में। नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशंस है वो है ऑडिट ये डिपार्टमेंट। देखो ये आप ध्यान रखें, आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पेशली बात करता है एक डिपार्टमेंट की जिसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, कैग। ये जो है ना, ये ऑडिट डिपार्टमेंट है, ये क्या करता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, सरकार का जितना भी पैसा कहाँ पे खर्च हुआ, कितना पैसा कहाँ से लिया, ये पूरा का इसको ऑडिट करने का काम कैग का है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिट जो जर्नल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट ये ऑडिट डिपार्टमेंट है। तो आर्टिकल 104 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये पावर को एक्सरसाइज करता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। दूसरी जो है नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशन है वो है पार्लियामेंट्री कमेटी। देखो बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं फ्रेंड्स, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एस्टीमेट होगा, पब्लिक अकाउंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग, इसके अलावा अदर जो हैं 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ भी होती हैं। इन सब कमेटीज़ का रोल क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल से समझें कि जो एस्टीमेट कमेटी है वो क्या करेगी, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के वहाँ पे कितना कितना खर्चा हुआ, कितना एक्सपेंडिचर होगा, उसको एस्टीमेट करने का काम है एस्टीमेट कमेटी का। दूसरा पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो क्या करती है, जो कैग ने जो अपनी रिपोर्ट दी ना, उस रिपोर्ट का पोस्टमार्टम करती है कि उसमें कितनी कमियां रहेगी, क्या वो रिपोर्ट जो है प्रॉपर ठीक है नहीं है। इस तरीके का जो काम है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो कैरी करती है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया कि ये जो दो कमेटी और ऐसे ही अदर जो 24 डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटीज़ भी हैं, इन सब का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है बजटरी प्रोसेसेस में। तो ये सारे मैंने आपको क्या बताए, इंस्टीट्यूशंस, जिसमें पार्लियामेंट्री कमेटी, ऑडिट रिपोर्ट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द पार्लियामेंट। अब थोड़ा सा चलें कि बजट प्रीपेड किया कैसे किया जाता है। तो एनुअल जब बजट प्रीपेड किया जाता है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा उसमें कंसल्टेशन की जाती है नीति आयोग की, तो अदर कुछ मिनिस्ट्रीज़ और इसके अलावा नीति आयोग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और बाकी मेन जो बजट का काम है, एनुअल बजट का, वो प्रीपेड करने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है किसकी कंसल्टेशन के बाद, तो नीति आयोग और अदर कंसर्न मिनिस्ट्री के बाद। इसके अलावा जो बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है जिसको डीईए बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये जो है ये एक रिस्पॉन्सिबल नोडल बॉडी है जो पूरा बजट को प्रोड्यूस करेगी, और उसका पूरा जो लेखा जोखा है वो ये इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये देखता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो बजट पे काम है ना वो अगस्त सितंबर से शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे नो डाउट फैब के मैंने स्टार्टिंग में बताई कि वर्किंग जो डे होगा फैब का, लास्ट वर्किंग डे, तो वो हमें ऐसा लग रहा है कि उस दिन पेश हो रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन उसके काम जो है उससे पहले ही 2-4 महीने पहले ही काम स्टार्ट हो जाता है। तो अगस्त सितंबर के आसपास काम स्टार्ट हो जाता है, करीबन 5-6 महीने लगते हैं पूरा इसको प्रेजेंट करने में, मीन्स उस पर पूरा उसको डाटा कलेक्ट करना, पूरा तैयार करना, और फिर वो जाके लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फैब में वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि जब इसमें क्या होता है, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं,
अगर मैं बात करूं कि पहले प्रॉपर रिसर्च होगा, प्री बजट कुछ मीटिंग्स भी होंगी, कुछ प्रपोजल्स होंगी, ये सारी चीज़ें। फिर जब ये होने के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री और अदर ऑफिशियल जो है वो हलवा सेरेमनी में भी पार्ट करते हैं। हलवा सेरेमनी एक तरीके का हमारा एक ये स्टार्टिंग से ही ये बनाया गया है, जिसके तहत आप ये है, उसका मतलब सिंपल ये होता है कि प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट की बजट जो है उसको आपने उसके जो डॉक्यूमेंट्स उसको प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। ये हलवा सेरेमनी का सिग्निफिकेंस है। और वो सब होने के बाद फाइनली बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा लोकसभा में पेश होता है। एक और चीज़ पहले देखो, ध्यान रखना, 2017-18 से पहले क्या होता था, रेलवे बजट अलग से आता था। लेकिन आप ध्यान रखें अभी कि अब रेलवे बजट जो है वो फाइनेंस जो मीन्स जो जनरल बजट के साथ ही मर्ज्ड करके आता है। लेकिन बस इतना आप ध्यान रखें, सॉरी, कि दैट द रेलवे बजट हैज़ बीन मर्ज्ड इनटू द जनरल बजट फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2017-18, जो मैंने बोला कि अब एक साथ आता है वो। दिस बजट इज़ प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द एस्टेब्लिश्ड कन्वेंशन बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ ऑफ फेब इन एवरी ईयर एट 11 AM, 11 बजे। लास्ट वर्किंग डे जो फेब का है तो 11 बजे उस दिन जो है यूनियन जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे वो इसको पेश करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा आगे चलें कि लेजिस्लेटिव अप्रूवल ऑफ द बजट। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, तो उसमें देखो कि दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आफ्टर द अप्रोप्रिएशन बिल इज़ पास्ड इन द लोकसभा, द स्पीकर सर्टिफाई इट एज ए मनी बिल एंड सेंड टू द राज्यसभा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक बार दोबारा मैं आपको बता दूं। जैसे जो मनी बिल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जब वो राज्यसभा के पास जाती हैं तो यहाँ पे राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है उस बिल को होल्ड करने की, वो उनको पास करना ही होता है। क्योंकि ये जो सारा जो मैटर है मैंने बोला वो लोकसभा के पास एक्चुअल में पावर होती है। ये एक तो बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ देखो आप कि दो तरीके के टू सेपरेट बिल्स आर पास्ड। वन इज़ अप्रोप्रिएशन बिल which is the legal authorizations to spend money, the second revenue bill which give authority to impose and collect tax। तो दो तरीके के बिल आपको बीच बीच में और आपको इवन मटेरियल में भी पढ़ने को मिलेगा, अप्रोप्रिएशन बिल और रेवेन्यू बिल। रेवेन्यू जो बिल है वो इम्पोज और कलेक्ट टैक्सेस की बात करता है, अप्रोप्रिएशन जो बिल है वो बात करता है स्पेंडिंग मनी की, कि कितना पैसा कहाँ पे खर्च होगा। तो ये दो बिल ध्यान रखना, ये बहुत जनरली इसमें स्टूडेंट पजल हो जाते हैं कि अप्रोप्रिएशन बिल क्या है, रेवेन्यू बिल। बजट में भी इनका प्रोविजन मतलब जब लिखा देखते हैं तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। तो अप्रोप्रिएशन बिल विच इज़ लीगल अथॉरिटाइजेशंस टू स्पेंड मनी, एंड द रेवेन्यू जो बिल है विच गिव्स अथॉरिटी टू इम्पोज एंड कलेक्ट टैक्स। ये हुआ। इसके अलावा एक और मैं बात करूँ कि द फाइनेंस बिल contain provisions about the finance of the government expenditure. On the other hand, appropriation bill specify the purpose of withdraw money। एप्रोप्रिएशन बिल के तहत देखो सारा जो सरकार का पैसा है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा जाता है, तो वहाँ से विड्रॉ करना, पैसे को विड्रॉ करना, ये अप्रोप्रिएशन बिल के तहत होगा। क्यों? क्योंकि उसी में मैंने आपको बताया ना कि उसमें ये चीज़ों का प्रोविज़न किया गया है कि आप उसको मनी को कैसे स्पेंड करेंगे। लेकिन जो फाइनेंस जो बिल है उसमें सॉरी जो रेवेन्यू बिल है उसमें तो ये बोला जाता है ना कि सरकार जो है वो कहाँ से कितना जो टैक्स है वो इम्पोज करेगी, कलेक्ट करेगी। ये हुआ। दूसरी उसमें नोट में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है, मनी बिल और जो फाइनेंस बिल है इसकी डेफिनेशन आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलेगी। अच्छा, एप्रोप्रिएशन बिल की जो है उसकी डेफिनेशन कहाँ मिलेगी? तो एप्रोप्रिएशन बिल की डेफिनेशन है आर्टिकल 114 में। वापस से मैं बोल रहा हूँ फिर से, मनी बिल जो है जो कि फाइनेंस बिल है, फाइनेंस बिल को ही मनी बिल बोलते हैं, वो है आर्टिकल 110। और अप्रोप्रिएशन जो बिल है उसकी डेफिनेशन है 114 के सब क्लोज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ओवरऑल पूरा जो बजटरी जो प्रोविजंस है वो उसकी अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 112 से 117, अगर आप याद रख पाएँ कि बजट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है 20 नंबर में तो आप इतना तो एटलीस्ट लिख ही दें कि आर्टिकल 112 से 117 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा इंडियन पार्लियामेंट में बजटरी मैटर्स क्या हैं, किस तरीके की पावर है, उसके बारे में दे रखा है। अब चलते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ द अकाउंट्स एंड फ्लो ऑफ फंड्स कि जो तीन तरीके का फंड होता है, सरकारें जो हमें पैसा कहाँ से लेंगी, कितना यूज़ करेंगी, उसके लिए 3 इम्पोर्टेंट अकाउंट्स होते हैं, या मैं कहूँ जो फंड्स हैं
उसका एलोकेशंस के लिए 3 इंपॉर्टेंट अकाउंट्स का प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 266 में जिसके बारे में बात की गई है। फिर है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 267, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266। तो देखो, जब आप इसमें इग्नू के मटेरियल में देखेंगे तो आपको ये बीच में उन्होंने मिक्स करके दे रखा है, लेकिन नोट्स में मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ कि नोट्स में जब आप जाके देखेंगे तो मैंने यहाँ पे आपको अलग से एक डायग्राम के रूप में चीज़ों को बताया हुआ है। जस्ट अ मिनट। ये देखो, यहाँ पे ये पूरी टेबल मैंने आपको दी हुई है, तो बस आप इस टेबल को देख लेंगे और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इनके बारे में ये क्या क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, जितना भी रेवेन्यू रिसीव्ड करती है सरकार, चाहे वो इनकम टैक्स के थ्रू, सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स के थ्रू, या भी किसी भी अदर तरीके से जो सरकारें जो हैं वो टैक्स को जो रिसीव्ड करती हैं, वो सारा का सारा जो है वो जाता है कंसोलिडेटेड फंड में। और इसका जो आर्टिकल है वो है 266 सब क्लोज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जैसे ऑल जो लोन्स होते हैं रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, तो जितने भी तरीके के लोन होते हैं, ट्रेजरी जो बिल्स होते हैं, और अदर जो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस के तहत हम पैसा वगैरह जो लेते हैं, वो सब भी इसी फंड में क्रेडिट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान रखना है कि सरकार को जब पैसा चाहिए, अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब पैसा निकलवाना होता है, तो उसके लिए सरकार को परमिशन चाहिए होती है प्रॉपर, पार्लियामेंट में वो प्रोसेस के तहत ही वो पैसा निकलता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 267 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात की गई है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा, कोई अटैक हो गया, टेररिस्ट अटैक हुआ, नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, फ्लड, साइक्लोन, कोई अदर जो ऐसी क्लाइमेट ही आ गई, तो उस दौरान इमरजेंसी में जो क्राइसिस के दौरान जो पैसे जो चाहिए होते हैं सरकार को, तो वो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से वो लिए जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको इसमें पूरा पार्लियामेंट्री जो प्रोसेस है उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि पब्लिक अकाउंट्स जो हैं थर्ड टाइप के, वो क्या होते हैं, इसमें आता है ये आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविज़न दे रखा है। और इसमें क्या होता है, जो अदर फिर मनी बिल जो बचे जितने भी, मीन्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अलावा, जो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फिर क्या करती है, उस बिहाफ पे जो अकाउंट्स हैं उनको रिसीव जो काम करने का काम करती है, वो पब्लिक अकाउंट्स के तहत करती है। इसमें मेनली क्या क्या हो सकता है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स हो सकते हैं, डिफेंस फंड्स हुआ, जैसे इसके अलावा नेशनल क्लाइमेटी एंड कॉन्टीजेंसी फंड, प्रोविडेंट फंड, पोस्टल इंश्योरेंस, इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, ये सब जो इन सब के थ्रू, इन सब के तहत ये जो आपके पब्लिक अकाउंट्स जो हैं वो बनते हैं। तो ये आपको तीनों जो हैं आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और उस टेबल को पढ़ना है। तो पूरा ये स्ट्रक्चर मैंने बताया कि अकाउंट और जो पैसा का जो फ्लो है कहाँ से आएगा, कब उसका यूज़ करेंगे, ये आपको अलग अलग 3 तरीके के अकाउंट्स में मैंने बात की है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट्स। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अभी कि थोड़ा इम्प्लीकेशन ऑफ बजट, तो जो इम्प्लीकेशन है बजट का, जो इम्प्लीकेशन है वो 1 अप्रैल, जैसे बजट तो मैंने कहा फेब में रखा जाता है पार्लियामेंट के सामने, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है जब वो लागू होता है, केम इनटू इफेक्ट, वो 1 अप्रैल से लागू होता है पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये उसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये आपका देखेंगे तो ये पूरा चैप्टर है फ्रेंड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बजट से रिलेटेड बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारी इन्होंने मेंशन की हैं, और नोट्स में तो मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये पूरा चैप्टर था, ठीक है, और आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, खूब सारी मेहनत करें, एंड थैंक यू सो मच।